हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबर्थ गेम अ लवर गर्ल पार्ट 7 चैप्टर 61 रुद्राक्ष ने किया वीकेंड से संपर्क रुद्राक्षी की छानबीन करने के लिए। अगली सुबह रुद्राक्षी की नींद 7 बजे खुल जाती है। वह अपनी पीठ को बेड से लगाकर सहारे लेकर बैठ जाती है। वह कल के बारे में सोचती है और उससे अपने सिर में एक भयानक दर्द महसूस होता है। वह अपने सिर को झटकते हुए कहती है, आखिर मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा कि मैं कितनी डरपोक हूँ। और मैंने घबराहट और डर में आई होप कुछ ऐसा न बोल दिया हो जिसे वीकेंड और एक की आइडेंटिटी खुल जाए। रुद्राक्षी को रुद्राक्ष का शाम का अजीब व्यवहार नजर आता है और उसकी भौहें बहुत तेजी से जुड़ जाती है। वह सब कुछ झटक कर फ्रेश होने चली जाती है। रुद्राक्षी शावर लेकर बाहर आती है। वह पहले भी रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में रुक चुकी है, इसलिए उसे पता था कि उसके लिए यहाँ पर कपड़े अवेलेबल है। इसलिए वह वहीं से अपने कपड़े चेंज कर लेती है। उसने जो कल के कपड़े पहन रखे थे वह काफी अनकंफर्टेबल थे। रुद्राक्षी जब रूम से बाहर निकलती है, वह शौर्य रुद्राक्ष को नाश्ता बनाते हुए देखती है। रुद्राक्षी उनके पीछे खड़े होकर कहती है, आई एम सॉरी अबाउट टुडे। रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाए। ठीक है, मैं समझता हूँ। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को नाश्ते के लिए ऑफर दिया। रुद्राक्षी ने डाइनिंग एरिया पर तीनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। ब्रेकफास्ट करते हुए रुद्राक्षी कहती है, नाश्ता बहुत स्वादिष्ट है। जिस पर शौर्य कहता है, हाँ तुमने सही कहा, रुद्राक्ष बहुत अच्छा नाश्ता बनाता है। मैं सिर्फ उसकी हेल्प करता हूँ। रुद्राक्षी आगे बात को बढ़ाते हुए कहती है, मैं कल के लिए मम्मी और पापा जी से क्षमा चाहती हूँ। क्या मैं उनको मिलने जाऊँ? कहीं उनको मेरी वजह से बुरा लगा होगा तो। जिस पर रुद्राक्ष रुद्राक्षी को खाना सर्व करते हुए कहता है, तुम ब्रेकफास्ट करो, मैंने मॉम से बात कर ली है। उन्होंने मुझसे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कहा है। रुद्राक्षी रुद्राक्ष की बात सुनकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और ब्रेकफास्ट करने लगती है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद तीनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तीनों ही अपने फोन में लग रहे थे। तभी रुद्राक्षी खड़े होते हुए कहती है, मिस्टर वंसल, मिस्टर कुलकर्णी, अब मैं चलती हूँ, मुझे कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। जिस पर रुद्राक्ष कहता है, तुम्हें आकाश छोड़ देगा। जिस पर रुद्राक्षी रुद्राक्ष को थैंक्स बोलती है और वहां से बाहर निकल जाती है। रुद्राक्ष के अपार्टमेंट से ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है तो उसे नीचे है आकाश कार के साथ खड़ा मिल जाता है। आकाश रुद्राक्षी को उसके हॉस्टल के सामने छोड़कर चला जाता है। रुद्राक्षी जैसे ही रूम में पहुंचती है, उसे उसी समय एक मैसेज मिला। यह मैसेज उसके सीक्रेट नंबर पर भेजा गया था। उसने इसे अपनी घड़ी, एक ऑल इन वन डिवाइस पर रिसीव किया, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी घड़ी, कंप्यूटर और फोन के रूप में किया। क्या ये वीकेंड है? मैं आर हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। 8 मिलियन। फिर एक और मैसेज आया। यह एल की ओर से था, ये कहते हुए कि उसे 8 मिलियन मिले थे। रुद्राक्षी, जो कि अपने बेड पर आराम करने के लिए लेटी थी, वह बिस्तर से उठ बैठी। उसे हैरानी नहीं हुई कि उसे 8 मिलियन मिले थे या आर इतना तेज तर्रार था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आर ने सच में उससे कांटेक्ट किया था। एल ने पिछली बार उसका नंबर रोनाल्ड को दिया था। हालांकि एल द्वारा अपना नंबर देने के बाद उसे शक था कि असली आर उससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। उसका मिशन आर की असली पहचान का पता लगाना था। अब जब उसने खुद को दिखाने की पहल की थी, तो वह इस मौके का फायदा कैसे नहीं उठा सकती थी। रुद्राक्षी ने अपनी घड़ी उतारी और उसे एक मिनी कंप्यूटर में बदल दिया। जब वह आर के मैसेज का जवाब दे रही थी, उसने आर के लोकेशन को ट्रैक करना शुरू कर दिया। ठीक है, मुझे पैसे मिल गए हैं। ये किस बारे में है? मैं चाहता हूँ कि तुम किसी की जांच पड़ताल करो। कौन? जवाब देते ही उसने आर के फोन में घुसपैठ करने की कोशिश की। बदकिस्मती से वह इस बार कहीं नहीं पहुंच सकी।
आरआर जानता था कि दुनिया का टॉप हैकर वीकेन कितना सक्षम है। उसे यकीन नहीं था कि क्या वह ए को धोखा देगा और उसके साथ काम करेगा, इसलिए उसने सावधानी बरती। वीकेन से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वह जिस फोन का इस्तेमाल कर रहा था वह उस सिक्योरिटी सिस्टम द्वारा अच्छी तरह से प्रोटेक्ट था, जिसे बनाने में रोनाल्ड ने 1 महीने का समय लगाया था। रुद्राक्षी भी इतने कम समय में सिस्टम को हैक नहीं कर पाए। ये देखकर कि यह आरआर के फोन में घुसपैठ नहीं कर सकती, उसने हार मान ली। आरआर ने उसे एक और मैसेज भेजा, रुद्राक्षी शर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम उसकी इन्वेस्टिगेशन करो। आरआर का मैसेज मिलने पर रुद्राक्षी चौंक गई। क्या आरआर को उसके बारे में पता चल गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या उसने कल अपने डर पर संयम न रखने से कुछ ऐसा बोल दिया है? या रिया को नेशनल फाइटिंग कंपटीशन में एक सबक सिखाया था? मैसेज देखते ही वह सोच में पड़ गई। उधर रुद्राक्ष भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उसे शक था कि रुद्राक्षी दिखने में जितनी सिंपल है उतनी है नहीं। वो ये पता लगाना चाहता था कि क्या उसकी पत्नी के बारे में कुछ सस्पिशियस था, इसलिए उसने तुरंत वीकेन से कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन वह भूल गया कि वीकेन ने शायद ऐसे विश्वासघात नहीं किया होगा। चैप्टर 62 रुद्राक्षी का रुद्राक्ष से मिलने के लिए फिर से कहना। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी दोनों ही अपनी सोच में घूम थे। दोनों ने एक साथ जवाब दिया। रुद्राक्षी ने जवाब दिया, कौन सी रुद्राक्षी शर्मा? रुद्राक्ष ने जवाब दिया, वह मेरे दोस्त की वाइफ है। वह उसके बारे में और जानना चाहता है। रुद्राक्षी से सवाल पूछकर सरतक हो रही थी। दुनिया में रुद्राक्षी नाम के कई लोग थे। अगर उसने दिखाया कि वह तुरंत जानती है कि वह रुद्राक्षी शर्मा का जिक्र कर रहा है, तो इससे उसका शक पैदा होगा। वह अभी भी श्योर नहीं थी कि क्या वह उसका टेस्ट कर रहा था। इस बीच रुद्राक्ष ने उसे बताया कि वो रुद्राक्षी शर्मा को नहीं जानता, केवल रुद्राक्षी का हस्बैंड है, जिसने उसे जांच करने के लिए कहा था। रुद्राक्षी का हस्बैंड रुद्राक्ष वंसल है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसके फ्रेंड भी उतने ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं। मैसेज उसी समय भेजे गए थे और रुद्राक्ष का एक्सप्लोरेशन रुद्राक्षी सवाल का जवाब देने के लिए हुई थी। आरआर का मैसेज पढ़कर रुद्राक्षी हैरान रह गई। क्या रुद्राक्ष और आरआर एक दूसरे को जानते हैं? क्या रुद्राक्ष उसके बारे में और जानना चाहता है अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए? रुद्राक्षी ने फोन पर टैप किया और आरआर को जवाब दिया, आपके दोस्त की पहचान? रुद्राक्ष का जवाब तेज था। रुद्राक्ष वंसल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन। रुद्राक्षी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने अपने हाथ पर अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और दिलचस्पी से जवाब दिया, ठीक है, आप रुद्राक्षी शर्मा के बारे में क्या जानना चाहते हैं? सब कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको जो चाहिए वो मैं 3 दिन में दे दूंगा। आरआर का मैसेज का जवाब देने के बाद रुद्राक्षी ने कीबोर्ड पर टाइप किया और अपने डिवाइस पर कई लेयर्स सेटअप किए। वह नहीं चाहती थी कि रोनाल्ड उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए उसके कंप्यूटर में घुसपैठ करे अगर आरआर ने उससे पूछा। उनकी बातचीत के बाद रुद्राक्ष ने अपना फोन रोनाल्ड को दिया और उसे इसे बर्बाद करने के लिए कहा। ये याद करते हुए कि रुद्राक्ष उसकी जांच कर रहा था, रुद्राक्षी ने ईविल मुस्कान के साथ बिस्तर पर लेट गई। उसने अपनी उंगलियां से फोन को कई बार टैप किया। क्या हम जल्द मिल सकते हैं? रुद्राक्ष शायद उसका मैच देखने के बाद उसकी जांच करना चाहते थे और उसे लगा कि रुद्राक्षी में कुछ अलग है। वह सब कुछ अपने कंट्रोल में चाहता था और किसी भी समस्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आखिर वह वंसल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन था। वह कैसे लापरवाह हो सकता है? रुद्राक्ष और आरआर के दोस्त होने के ख्याल से रुद्राक्षी के चेहरे पर नटखट मुस्कान आ गई। आरआर शायद नहीं जानता था कि वह वीकेन थी या वह वीकेन ही एक्चुअली ए थी। वह खुश थी कि उसने रोनाल्ड से दोस्ती करते समय उसने बताया कि वह एक लड़का थी। अब जब वह जानती है कि रुद्राक्ष रहस्यमयी आरआर का दोस्त है, तो वह इस मौके को कैसे जाने दे सकती है? वह रुद्राक्ष के करीब पहुंचकर आरआर को बेनकाब करने के अपने मिशन की शुरुआत करेगी।
चूंकि आरआर और रुद्राक्ष दोस्त है, इसलिए रुद्राक्ष की वाइफ के रूप में उसे आरआर के करीब आने का मौका मिलना चाहिए। इससे उसका मूड बेहतर हो गया। रुद्राक्षी के अचानक मैसेज ने रुद्राक्ष को हैरान कर दिया था। रुद्राक्षी उससे दोबारा मिलना चाहती है। रुद्राक्ष की आंखें डार्क हो गई थी। क्या उसे उससे प्यार हो गया था? रुद्राक्ष ने उसे तुरंत रिजेक्ट नहीं किया। इसके बजाय उसने पूछा, क्या बात है? रुद्राक्षी ने जवाब दिया, मेरी फैमिली तुमसे मिलना चाहती है। यह एक वाजिब सवाल था, इसलिए वह मान गया। मुझे टाइम और प्लेस बताओ, मैं कल अपने पापा पूछूंगी और तुम्हें बता दूंगी। ठीक। रुद्राक्षी ने फोन बंद कर दिया और एक इविल मुस्कान बिखेर दी। रुद्राक्ष उसके बारे में और जानना चाहता है ना? फिर वह उसे कुछ डिटेल देगी। एल से 4 मिलियन रिसीव करने के बाद वह और भी खुशी से मुस्कुराए। उसने इस पैसे को कमाने के लिए मुश्किल से ही कुछ किया था। इसके बाद यह उसके ऊपर था कि वह कुछ कहानियां बनाए। ये जानते हुए कि रुद्राक्ष उसकी जांच कर रहा था, वो अपनी असली रंग दिखाने लगी। जब वह उसके बारे में और जानना चाहता था, तो खुद को एलिगेंट दिखाने का क्या मतलब था? तभी उसके कानों में खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। उस खिलाहट को सुनकर रुद्राक्षी की मुस्कान और बड़ी हो गई। चारू बच्चा, जाह्नवी, लगता है आज तुम दोनों ने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की। जिस पर चारू जाह्नवी अपने पिग्गी बैग को रखते हुए कहती है, हाँ अच्छी तो की, सबने वही सेम बुराई की। हम दोनों उन दोनों बहनों से बेहतर नहीं हो सकते, लेकिन उन्हें क्या पता है, हमारे पास क्वीन है, और जिसके पास क्वीन होती है वह कभी नहीं हार सकते। रुद्राक्षी उन दोनों की बातों को सुनकर मुस्कुरा देती है और मुस्कुराते हुए कहती है, चलो आज तुम दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट है। दोनों एक साथ बोलती है, क्या सच्ची? जिस पर रुद्राक्षी मुस्कुराते हुए करती है, हाँ सच्ची, मैंने बहुत रुपए कमाए हैं, मैं तुम लोगों पर इतना खर्च कर सकती हूँ। रुद्राक्षी चारू जाह्नवी को एक विप होटल में खाने खिलाने ले गई थी। वहां का खाना दोनों को बहुत पसंद आया था। वही दो जोड़ी नजरें बराबर रुद्राक्षी पर नजरें गड़ाई हुई थी, जिसका आभास खूब ही रुद्राक्षी को हो रहा था, लेकिन वह बेपरवाह होकर उन दोनों के साथ एंजॉय कर रही थी। वही वह इंसान और कोई नहीं, राज था। राज अपना फोन से उन तीनों की फोटो खींचते हुए कहता है, ये बॉस ने मुझे क्या काम पर लगा दिया है। वही रुद्राक्षी जानबूझकर भी अपनी फोटो मुझ पर क्लिक करवाती है। ये नहीं कि खुद ही क्लिक करके गा दे, जिससे मैं भी ये स्वादिष्ट डिनर एंजॉय कर सकूं। चैप्टर 63 रुद्राक्षी का रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में पहुंचना। अगली सुबह रुद्राक्षी रुद्राक्ष के अपार्टमेंट में दिखाई दी और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। कल रात 3 बजे सोने के कारण रुद्राक्ष को ठीक से नींद नहीं आई और वह सुबह 6 बजे उसके दरवाजे पर आ गई। केवल नकुल और विकी ही उसके दरवाजे पर दस्तक देते थे। बाकी सब उसके मिजाज को जानते थे। अगर वे उससे फोन पर कांटेक्ट नहीं कर पाते तो वे उनके घर नहीं आते। वह सोने से पहले अपना फोन बंद करता है। कोई भी उसके अपार्टमेंट में तब तक नहीं आता था जब तक कि कुछ जरूरी न हो। इसलिए रुद्राक्ष ने सोचा कि यह नकुल था जो उसे ढूंढ रहा था, और उसे एक प्रॉब्लम थी जिसे वह हल नहीं कर सका। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने अपने रूप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जब उसने रुद्राक्षी को दरवाजे के बाहर देखा तो उसकी हैरानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तुम यहाँ क्यों हो? रुद्राक्ष को आईब्रो पर बल पड़े। हाय, रुद्राक्षी ने एक सुकून भरी मुस्कान के साथ उसकी ओर हाथ हिलाया। आज उसने डेलिकेट और चार्मिंग मेकअप श्रृंगार किया है। उसने ढीली बाहों वाला टॉप और चौड़ी नेकलाइन पहनी हुई थी। जैसे ही उसने अपना हाथ लहराया, उसके कॉलर का एक हिस्सा नीचे खिसक गया और उसके गोरे चिकने कंधे सामने आ गए। वह रिलैक्स लग रही थी। रुद्राक्ष बिल्कुल अलग लग रहा था। वह अभी अभी बिस्तर से उठा था, इसलिए उसके आमतौर पर साफ सुथरे बाल रूखे और अस्तव्यस्त थे। उसने काले और सफेद रंग की प्लेड शर्ट पहन रखी थी। वह अपने हमेशा के लुक से बहुत अलग दिख रहा था, लेकिन केवल एक चीज नहीं बदली थी कि वह हमेशा की तरह हैंडसम और चार्मिंग था।
इसके अलावा उसके डाउन टू अर्थ साइड ने उन्हें पहले से भी ज्यादा हैंडसम बना दिया। रुद्राक्षी ने इस फैक्ट को छिपाने का कोशिश नहीं की कि वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रही है। एक हैंडसम चेहरे के लिए उसकी आंखें तारीफ से भरी थी। रुद्राक्ष की आंखें अभी भी रुद्राक्षी के खुले हुए कंधे पर टिकी थी। जब वह आखिरकार अपने होश में आया तो उसने सख्ती से कहा, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हम मेरे पेरेंट्स से मिलने के लिए सहमत नहीं थे? मैं यहाँ तुम्हें डेट बताने आई थी। तुम मुझे टेक्स्ट कर सकती थी। रुद्राक्षी ने एक आईब्रो उठाए। यह मुझे बहुत ठीक लगता है। यह देखकर कि वह अभी भी दरवाजा बंद कर रहा था, वह हंसी और बोली, क्या बात है मिस्टर वंसल, क्या आप अपनी वाइफ को ऐसे ही खड़े रखेंगे? मेरे पैर दुखने लगे हैं। रुद्राक्षी ने अपनी हाई हील्स उतार दिए। बेशक रुद्राक्ष के करीब आने की पहल करने का एकमात्र तरीका आरआर की जांच करना चाहती थी। वे एक दूसरे को अकेला छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन रुद्राक्ष ने किसी को उसकी जांच के लिए भेजा। यह उसकी गलती थी, इसलिए उसे परेशान करने के लिए उसे दोष नहीं देना चाहिए। रुद्राक्ष हिचकिचाया। उसकी गहरी निगाहें सामने वाली लड़की पर टिकी थी। जब उसने जिक्र किया कि वह उसकी पत्नी है, तो उसकी आंखों में भावनाएं चमक उठी। लगा कुछ बदल गया है। पहली बार जब वह मिले तो वह बहुत अच्छी तरह से व्यवहार कर रही थी। जैसे ही वह झिझक रहा था, रुद्राक्षी सीधे उसकी ओर चल पड़ी। वो उसके के अंदर आ गई। वह उसके लिविंग रूम में सोफे पर बैठ गई और उसे एक चार्मिंग मुस्कान दिखाए। उसकी आंखों में लालच का इशारा था। क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं? रुद्राक्ष ने चुपचाप उसे देखा और अंत में उसके लिए एक गिलास पानी लेने गया। उसने पानी का ग्लास काफी टेबल पर रख दिया और उसके पास नहीं गया। तुम्हारे पिता मुझसे कब मिलना चाहते हैं? वेल, कल, जब मैं प्रिलिमिनरी स्टेज का 5 राउंड के पूरा कर लूंगी। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कल लेने आऊंगा। कॉलर और भी फिसल गया। रुद्राक्ष ने बेचैनी से दूर देखा और कहा, अब हम बात कर चुके हैं, तुम जा सकती हो। ठीक है। वो सेडेक्टिव और नाजुक लग रही थी। जब वह उठी तो वह एक कोमल चीख के साथ उस पर गिर पड़ी। रुद्राक्ष ने जैसे ही रुद्राक्षी को गिरते हुए देखा, तो उसने हिलने का फैसला नहीं किया। अगर वह थोड़ा सा भी हिलता तो रुद्राक्षी को टेबल से चोट लग सकती थी। इसलिए रुद्राक्ष ने 2 कदम आगे बढ़ाकर रुद्राक्षी को अपनी बाहों में समेट लिया। रुद्राक्षी का खूबसूरत चेहरा रुद्राक्ष की बाहों में मुस्कुरा रहा है। रुद्राक्षी रुद्राक्ष से इतनी जल्दी अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह उसके गले लगी रही और अपने शरीर को रुद्राक्ष की बाहों में और सिकोड़ लिया। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, क्या तुम अब खड़ी हो सकती हो? आई एम सॉरी। रुद्राक्षी ने माफी मांगते हुए उसकी बाहों को छोड़ दिया। जिस पर उसने ऐसा किया, उसने नाटक किया कि उसके टखने में मोच आ गई है और उसने खुद को फिर से रुद्राक्ष की बाहों में फेंक दिया। इस बार रुद्राक्षी ने छोटी सी तरकीब का इस्तेमाल किया। दोनों गिर गए। रुद्राक्षी के काले बाल उसके शरीर पर गिरे हुए थे, जो रुद्राक्ष के चेहरे की तरफ बिखरे हुए थे। उसके बालों से शैम्पू की महक आ रही थी। रुद्राक्ष की नाक उसकी खुशबू से भर गई थी। रुद्राक्षी का कोमल हाथ भी उसके सीने पर दबा हुआ था। रुद्राक्षी ने अपने हाथों से अपने ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाया। वे दोनों बहुत करीब थे, इतनी नजदीकी पर रुद्राक्ष महसूस कर सकती थी कि रुद्राक्षी के सुंदर चेहरे पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है। बेशक वह अब तक की सबसे नाजुक और खूबसूरत लड़की थी। रुद्राक्षी की खुशबू और सुंदरता ने रुद्राक्ष को आकर्षित किया, जिसे वह उसके बालों की खुशबू को अपनी करीबी से महसूस करने लगा। उसकी सांसें रुद्राक्षी की गर्दन पर पड़ रही थी, जिसे रुद्राक्षी उसकी सांसों में बेचैनी महसूस कर सकती थी। चैप्टर 64। क्या तुम रुद्राक्षी के साथ सोए हो? रुद्राक्ष रुद्राक्षी दोनों ही बहुत करीब थे। रुद्राक्ष रुद्राक्षी की खुशबू में घुलता ही जा रहा था। जब तक रुद्राक्ष अपना बिल्कुल से होश खो बैठता तभी दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, जिसे रुद्राक्ष जैसे होश में आ जाता है। रुद्राक्षी उस इंसान की तरफ अपनी तीखी नजरों से घूरने लगती है, जिसके वजह से उसका काम डिस्टर्ब हो गया।
वही शौर्य अपना मुंह खोले शोकड एक्सप्रेशन से रुद्राक्ष और रुद्राक्षी को देख रहा था, जैसे वह यहाँ की सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा हो। वह जल्दी से कहता है, सॉरी, मुझे लगा कोई गिरा है, लेकिन मुझे नहीं पता था मियाँ बीबी गिरे हैं। ये सब कहते हुए शौर्य के गाल हो गए थे। शौर्य वहां से जाते हुए कहता है, मुझे फ्रेश होना है, तुम लोग कंटिन्यूअस करो। शौर्य की आखिर लाइन सुनकर रुद्राक्षी, जो खुनस भरी नजरों से शौर्य को घूर रही थी, अब उसकी आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गई। वही रुद्राक्ष बंद हो चुके दरवाजे को घूरते हुए अपने मन में कहता है, इसका मुंह कभी भी बंद नहीं हो सकता, गटर के डिब्बे की तरह मन चाहे जब खुलता रहता है। रुद्राक्षी ने जब महसूस किया कि सामने वाले इंसान का अट्रैक्शन खो दिया है, अब वह जो करना चाहती थी वह बदकिस्मती से था। उसने उठने का नाटक किया और ऐसी आवाज निकाली जैसे उसे अपने पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम ठीक हो? मेरे टखने में मोच आ गई। रुद्राक्षी परेशान दिखी और उसकी खूबसूरत आंखों से आंसू छलक रहे थे। वे आंखें समुद्र की तरह साफ थी, जो एक व्यक्ति के दिल में लहरें पैदा कर रही थी। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी के दोनों हाथों को पकड़ा और तेजी से पलट गया। अब वह रुद्राक्षी को अपने नीचे दबा रहा था, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। जिस पल वह पलटा उसने उसे जाने दिया और सोफे पर बैठाकर रुद्राक्ष फस्टकित लेने चला गया। उसने जल्द ही रुद्राक्षी के पैर पर गर्म पट्टी बांधी जिससे दर्द कम हो जाए। उसने रुद्राक्षी से सहजता से पूछा, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रुद्राक्षी ने अपना सिर हान में हिलाकर कहा, हान, मैं अब बेहतर फील कर रही हूँ। रुद्राक्ष ने जैसे ही रुद्राक्षी के वर्ड सुने उसने बोलना शुरू किया, मैं आकाश से कहता हूँ, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा, मुझे अभी फ्रेश होना है। रुद्राक्षी ने चाहते हुए भी अपना सिर हाँ में हिला दिया। रुद्राक्ष के वॉशरूम जाते ही रुद्राक्षी तुरंत सीधी बैठ गई। उसने अपने कॉलर को खींच लिया जो उसकी बाह पर फिसल गया था और मुस्कुरा रही थी। उसने तुरंत ही रुद्राक्ष के कमरे में टांका झांकी करी। उसे जब महसूस हुआ कि वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही है, ये सुनकर रुद्राक्षी के चेहरे पर एविल मुस्कान आ जाती है। उसने एक्सेप्ट किया कि वह एक बुरा इंसान था, लेकिन अपना वादा न निभाने के लिए ये रुद्राक्ष की गलती थी। वे एक दूसरे के लिए अकेला छोड़ने को सहमत हो गए थे, लेकिन उसने किसी से उसकी जांच करने के लिए कहने की गलती की है। रुद्राक्षी ने जल्द ही कमरे की छानबीन करना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसने जैसे ही शावर के पानी की आवाज नहीं सुनी, उसने रुद्राक्ष का कमरा छोड़ दिया। वही रुद्राक्ष जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकला, उसकी नजर अपनी टेबल पर रखी घड़ी पर पड़ी, जिसे देखते हुए रुद्राक्ष अपनी उंगलियों को अपने घुटने पर टैप करते हुए कहता है, वाह जीनियस ब्रेन, आई लाइक इट। रुद्राक्ष जैसे ही फ्रेश होकर सफेद शर्ट, बिजनेस कोट के साथ उसका ब्रांडेड पेंट घड़ी में वॉच पहनकर कमरे से बाहर निकलता है, तो एक पल के लिए वह उसके चार्मिंग चेहरे पर निगाहें टिकी ही रह गई। रुद्राक्षी ने फिर से दर्द भरा एक्सप्रेशन दिया, सॉरी, मेरी तरफ से आपको इतनी तकलीफ हुई, मेरी वजह से। अगर मैं आपको मैसेज करती तो आपको इतनी तकलीफ नहीं होती। उसका गिल्ट उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इस समय वह बिल्कुल दो मुंह वाली बीटीसीएच लग रही थी। वह अंदर ही अंदर हंस रही थी। कोई बात नहीं, रुद्राक्ष ने अपने इरादे से नहीं देखा। उसकी आंखों में शक के निशान थे। तुमने खाना खा लिया? नहीं, और मुझे भूख लगी है, रुद्राक्षी ने कहा। रुद्राक्ष दंग रह गया था। उसे घूरता देखकर रुद्राक्षी ने एक प्यारी सी मुस्कान डाली। क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? रुद्राक्ष ने सिर हिलाया और आकाश को फोन किया और उस बुलाया और उससे कुछ खाना लाने को कहा। 3 मिनट बाद रुद्राक्ष के चेहरे पर वही कोल्ड नेश आ गई थी। रुद्राक्षी का अचानक आना उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। थोड़ी देर बाद आकाश आया और उसने बर्तन टेबल पर रख दिए। फिर उसने तेजी से वापसी की। उसने शौर्य को एक मैसेज भेजा, मिस्टर वंसल रुद्राक्षी शर्मा के साथ नाश्ता कर रहे हैं,
क्या यह अजीब नहीं है, और इतनी जल्दी सुबह भी। जब शौर्य ने मैसेज देखा, वह बिस्तर से नीचे लुढ़क गया। क्या वो सब इतनी जल्दी हो गया? और मुझे नाश्ता के लिए भी नहीं बुलाया? आकाश ने फिर जोर से कहा कि रुद्राक्ष अपनी पत्नी के साथ नाश्ता कर रहा है। इसने उससे बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ दिया। रुद्राक्ष और रुद्राक्षी डाइनिंग टेबल के दोनों ओर बैठे थे। मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट के बाद घर भेज दूंगा, रुद्राक्ष ने कहा। थैंक यू। वह उसे देखकर मुस्कुराए और रुद्राक्ष ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस बार रुद्राक्ष को यकीन था कि उसके साथ कुछ गलत था। क्या उसे सच में उससे प्यार हो गया है? वो गुस्सा हो गया। वह एक अच्छे व्यवहार वाली समझदार वाइफ चाहता था जो उसे परेशानी में न डाले, खासकर इमोशन काइंड की परेशानी। उसने रुद्राक्षी को इसलिए चुना था क्योंकि उसे पता था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उसने अपने होठों को सिकोड़ा और सीधे मुद्दे पर गया और पूछा, क्या तुम्हें अब भी हमारा एग्रीमेंट याद है? रुद्राक्षी ने अपने मुंह में एग का एक टुकड़ा डाला और जानबूझकर उसके सवाल का गलत मतलब निकाला। हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे कल लेने आओगे। नहीं कि वह खुद को समझाना चाहता था, लेकिन इस समय शौर्य ने एक मैसेज भेजा। क्या तुम रुद्राक्षी के साथ सोए? उसे महसूस करने में 1 सेकंड का समय लगा कि आकाश फिर से शौर्य बकवास कर रहे हैं, और यहां तक कि दोनों एक दूसरे को कहानी बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे होंगे। अगर तुम इतने फ्री हो तो तुम विकी के साथ नौकरी बदल सकते हो। रुद्राक्षी का फोन भी बज रहा था। वह रुद्राक्ष को घूरने में इतनी बिजी थी कि उसने स्क्रीन पर देखे बिना कॉल का जवाब दिया। चैप्टर 65 जाह्नवी की घबराहट। बेबी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मरने वाला हूँ। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखा। हैरान होकर रुद्राक्षी ने तुरंत फोन रख दिया। उसने रुद्राक्ष को देखा। उम्मीद है कि उसने एल की आवाज नहीं सुनी। रुद्राक्ष उसे देख रहा था। उसने धीरे से टेबल वे नीचे रखा और रुमाल से अपना मुंह पोंछ लिया। उसका हाव भाव कुछ कोल्ड लग रहा था। उसने एक आदमी को रुद्राक्षी को बेबी बुलाते हुए सुना और यह अक्षय नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, रुद्राक्ष ने क्लियरली कहा। उसने कुछ ऐसा खोजा जो उसे परेशान कर गया। उसकी वाइफ जो केवल नाम की है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्राइवेट लाइफ जी रही है। ऐसा लग रहा था कि अक्षय उसके लिए काफी अच्छा नहीं था। उसके पास भी एक और आदमी है। बोलो, रुद्राक्षी ने शांति से कहा। उसकी गंभीरता ने रुद्राक्षी को परेशान कर दिया। उसे डर था कि एल की बातें सुनकर उसे शक हो गया था। आखिरकार वह आरआर का दोस्त था। अगर आरआर को उस पर शक होता तो वह पाने से ज्यादा खो देगी। उसकी आंखों को देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, 2 चीजें। उसने 2 उंगलियां उठाए। पहले हमने एक दूसरे को अकेला छोड़ने का वादा किया था। मेरे पास तब तक मत आना जब तक कि यह इम्पोर्टेंट न हो। तुम मुझे बस एक कॉल कर सकती हो। वह उसे चेतावनी देना चाहता था कि आज वह उसके बहुत करीब है। अगर वह वास्तव में उसके प्यार में पड़ गई थी, तो वह चाहता था कि वह अभी रुक जाए। ये बेहतर होगा अगर वह उसे बिल्कुल भी पसंद न करे। रुद्राक्षी उसे ये कहता हुआ सुनकर हंसना चाहती थी। वे एक दूसरे के मामले में दखल नहीं देने के लिए सहमत हुए थे, और फिर भी वह वही था जिसने छुपके से उसकी जांच करने के लिए कहा था। रुद्राक्षी यह सुनकर मुस्कुराए और एक आईब्रो उठाए। दूसरी के बारे में क्या? रुद्राक्ष ने अपनी टाई खींची और उसे ढीला कर दिया। यह ऐसा था मानो उसे सांस लेने में आसान बनाने का यही एकमात्र तरीका था। मैंने तुम्हें एक बार कहा था, वंसल रेपुटेशन के बारे में सावधान है। प्लीज अपने निजी जीवन के बारे में सावधान रहो। रुद्राक्षी को समझ में आने लगा कि क्या हो रहा है। रुद्राक्ष ने एल की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने शायद केवल सुना कि एल ने कैसे उसे बेबी कहा। उसे राहत महसूस हुई। उसने रुद्राक्ष के करीब आने का मन बना लिया ताकि उसे आरआर से कॉन्ट्रैक्ट करने का अवसर मिल सके। उसने महसूस किया कि उसे खुद को समझाना चाहिए। उसने अपने फोन की इशारा किया। मुझे लगता है मेरी दोस्त को मदद की जरूरत है, लेकिन हम लवर नहीं हैं।
उसका एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद रुद्राक्ष ने अपनी टाई फिर से बांध ली। यह उसके चेहरे पर क्लियर नहीं था, लेकिन अब वह इतना उदास महसूस नहीं कर रहा था। यह तुम्हारा काम है, तुम्हें इसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रहे कि हमारी शादी के दौरान कोई विवाद न हो। रुद्राक्षी के पास उसे समझाने के अलावा कोई चारा नहीं था, या वह उससे नफरत करने लगेगा। अगर ऐसा होता तो वह उसके करीब कैसे आ सकेगी। मेरी प्राइवेट लाइफ बहुत सिंपल है, मैं वादा करती हूँ। वह एक बेचैन एक्सप्रेशन के साथ मुस्कुराए। मैं कसम खाती हूँ मैंने तुमसे शादी करने से पहले कभी किसी को डेट नहीं किया। रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाए। जानकर अच्छा लगा। रुद्राक्षी और रुद्राक्ष का नाश्ता जल्दी में खत्म हुआ। रुद्राक्षी कुछ जरूरी काम था। एल बिना किसी कारण के उसे बेबी नहीं बुलाएगा। वह आदमी एक प्लेबॉय था, जिसकी नज़र सिर्फ पैसे पर थी। पैसे के अलावा कोई भी उसका बेबी नहीं हो सकता था। उसने रुद्राक्ष को हॉस्टल भेजने के लिए नहीं कहा। वह ये बहाना बनाकर चली गई कि उसकी एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट है। रुद्राक्षी के अपार्टमेंट से जाते ही शौर्य अपने रूम से सामान लेकर बाहर आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है अब मुझे तुम दोनों को यहाँ पर रहने के लिए इस अपार्टमेंट को छोड़कर चला जाना चाहिए, वरना तुम दोनों लवी दवी को मेरी वजह से डिस्टर्ब होगा। रुद्राक्ष शौर्य की बात सुनकर उसको तकिया फेंक कर देते हुए कहता है, जिस दिन ये दिन आएगा मैं खुद तुम्हें इस अपार्टमेंट से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। जिस पर शौर्य का मुंह लटक जाता है और वह वही सोफे पर रुद्राक्ष के पास बैठे हुए कहता है, अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा। इसी घर में रहकर तुम्हारी और तुम्हारी लिटिल वाइफ की रोमांस देखूंगा। जिस पर रुद्राक्ष गुस्से से शौर्य को घूरने लगता है। रुद्राक्ष को गुस्से में देख कर शौर्य अपने दांतों को दिखाते हुए कहता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। वही सी मेडिकल कॉलेज में आज डांस प्रिलिमिनरी प्रतियोगिता थी। जाह्नवी राजवीर के केबिन में बैठी हुई थी। उसके हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। जाह्नवी कहती है, अरे यार पता नहीं मैं जीत पाऊंगी क्या। अगर नहीं जीत पाए तो रुद्राक्षी बहुत गुस्सा हो जाएगी। ये सब रुद्राक्षी ने कितनी मुश्किल से किया थी। तभी स्टेज पर अनाउंस होता है, रूपाली को डांस के लिए बुलाया जाता है। रूपाली आयशा के चेहरे पर शैतानी भरी मुस्कान आ जाती है। रूपाली स्टेज पर जाती है तो सबकी आंखें उसी पर ठहर जाती है। इस समय रूपाली ने व्हाइट कलर की ड्रेस पहने रखी थी, जिसमें से उसके कंधे साफ उजागर हो रहे थे। रूपाली के पार्टनर के रूप में रिहान उसके साथ मंच पर आता है। सभी लड़कियां हूटिंग करने लगती है, क्योंकि रिहान सी मेडिकल कॉलेज का हंक बॉय था। वह सभी लड़कियों का प्रिंस चाउमीनक था। वही रूपाली सभी लड़कियों को ऐसे खुद से जलते देख बहुत खुश हो रही थी। चैप्टर 66 रुद्राक्षी का रंगमंच क्लब में वेश बदल कर जाना। आकाश के द्वारा रुद्राक्षी को उसके हॉस्टल छोड़ जाने के बाद उसने एल को फोन किया। कॉल कनेक्टेड होते ही एल की डांट उससे पड़ गई। डू यू हैव नो कॉन्सर्न, जब तुम मुसीबत में होती हो तो मैंने तुम्हारी मदद करने के लिए अपनी महिला को धोखा दिया। अब जब मैं मुसीबत में हूं तो तुमने मेरा फोन काट दिया। रुद्राक्षी ने उसकी डांट को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह उसकी गलती थी। यह एक लंबी कहानी है। पहले मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या गलत है। लाइन के दूसरे छोर से एल की भारी सांसें आ रही थी और वह अपने चारों तरफ शोर भी सुन सकती थी। तुमने मुझे आरआर के घोंसले की जांच करने के लिए कहा था, है ना? अच्छा किया। क्या? रुद्राक्षी ने कहा। तुम वहां हो? हाँ सही है। बात करना बंद करो और आओ और मुझे बचाओ, एल ने बेदम होकर कहा। आरआर के आदमी मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घायल हो गया हूं। अगर तुम मुझे 1 घंटे में नहीं ढूंढ सकती तो मुझे मरा हुआ समझो। एल ने फोन रख दिया और अपनी लोकेशन उसे सेंड कर दी। इस बीच रुद्राक्ष विकी की एक कॉल का जवाब दे रहा था। बॉस, हमने अपने क्लब में एक सस्पिशियस पर्सन को छिपा हुआ पाया। रुद्राक्ष ने एक आईब्रो उठाए। पता लगाओ कि यह कौन है।
तुम्हें मुझे इस तरह की चीजों के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कई सस्पिशियस लोग थे जो हर दिन उसके क्लब में घुसने की कोशिश करते थे। ऐसे छोटी सी बात को वह दिल पर नहीं लेता था, लेकिन राघव, जो कि रुद्राक्ष का पर्सनल हैकर था, ने कहा कि रोनाल्ड का कहना है इस व्यक्ति का ए के साथ कुछ संबंध हो सकता है। ये रोनाल्ड था जिसने पहली बार पता लगाया था कि एल क्लब की सिक्योरिटी सिस्टम में घुसपैठ कर रहा था। इसके बाद ही उन्हें हैकर की लोकेशन का पता चला। बदकिस्मती से उन्होंने उसका चेहरा साफ नहीं देखा क्योंकि वह अपने पैरों पर बहुत तेज था। रुद्राक्ष ने तुरंत खुद को ठीक करते हुए कहा, मैं आता हूं। विकी ने फोन रख दिया और सोचा, यह आदमी अपना मन ऐसे बदल लेता है जैसे महिलाएं अपने कपड़े बदलती है। एल ने क्लब की सिक्योरिटी सिस्टम में घुसपैठ करते हुए इंटरनेट पर अपने ट्रैक छोड़ दिए थे। रोनाल्ड एक एक्सपर्ट हैकर बदले में उसका काउंटर ट्रेसिंग कर रहा था। इसलिए एल द्वारा रुद्राक्षी से कांटेक्ट करने के बाद उसने तुरंत अपने फोन में सभी जानकारी बर्बाद कर दी और सीधे वॉशरूम में चली गई। विकी, नकुल और उसके आदमी क्लब की तलाशी ले रहे थे, इसलिए रेनेस को रंगमंच एंटरटेनमेंट क्लब के अंदर काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड का आना जाना लगा रहता था। थोड़ी देर बाद क्लब में भारी मेकअप वाली एक महिला दिखाई दी। उसने अपना मेकअप गाढ़ा किया था, होठ लाल थे, छोटी टोपी के नीचे उसके बाल लहरा रहे थे। उसने अपनी लेदर की जैकेट को काले लेदर की पेंट के साथ जोड़ा। कई आदमियों ने उसको अपनी कामवासना भरी नजरों से घूरा और सीटियां भी बजाए। उस टोपी के नीचे उसकी आंखें कोल्ड थी। बलगम चबाते ही उसके लाल होठ हिल गए। रिसेप्शनिस्ट को फ्रंट डेस्क पर अपनी मेंबरशिप कार्ड और आईडी कार्ड दिखाते हुए आराम से क्लब में दाखिल हुई। रुद्राक्षी लंबे समय से आरआर की जांच कर रही थी, तो वह कैसे तैयार नहीं हो सकती थी। आईडी कार्ड पर वह व्यक्ति नहीं थी। जब वो लिफ्ट के अंदर गई तो उसने चेहरा ढक लिया और कुछ खांसने का नाटक किया। उसने अपना सिर नीचे किया और कोने में चली गई। फिर वह लिफ्ट के ठीक सामने झुक गई, ठीक उस कोने में जहां सिक्योरिटी कैमरा लगा हुआ था। वह जहां खड़ी थी वहां से उसका चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा था। बूट करने के लिए उसने टोपी पहन रखी थी। जब से वो आई थी तब से लेकर अब तक उसका आधा चेहरा भी नहीं दिखाया था। वह उस प्राइवेट कमरे में चली गई जो उसने माना था और मुस्कान के साथ म्यूजिक बजाया। फिर वॉशरूम में गई और आराम से अंदर की खिड़की खोल दी। उसने खिड़की के फ्रेम के टॉप को पकड़ लिया और खिड़की से बाहर छलांग लगाते हुए छलांग लगा दी। बाहर के हालात देखकर उसने ये कमरा चुना था। इस खिड़की से बाहर निकलते हुए वह अपने सामने इमारत के पिछले हिस्से को देख सकती थी। इमारत ने कवर प्रोवाइड किया ताकि कोई उसे देख न सके। काली ड्रेस पहने वह चपलता के साथ आगे बढ़ी। जब वह खिड़की से बाहर कूदी तो उसने एक हाथ से अपनी घड़ी पर स्विच दबाया और एक ट्रांसपेरेंट तार बाहर निकल आया। उसने तार को ऊपर फेंक दिया और छत पर लगा दिया। ट्रांसपेरेंट तार की मदद से वह अपने पंजों के बल दीवार से कूद गई। वह बिना किसी शोर के दूसरी तरफ छलांग लगाई है और एल के पास कहा आग के कमरे के बाहर उतर गई। उसने वॉशरूम से अंदर जाने का फैसला किया। रूम से आवाज आई, ओके। वह एक आदमी और एक महिला के सेक्स करने की आवाज थी। वह कैसा संयोग था। रुद्राक्षी के मुंह के कोने फड़फड़ाने लगे। वह वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर भागी। सीओ एंड कराओ के रूम में केवल 2 लोग थे, एक आदमी और एक महिला। वे इसे सोफे पर कर रहे थे। वे सेक्स में इतने मगन थे कि वे सब कुछ भूल गए थे और ऐसा हुआ कि उनके दरवाजे वॉशरूम के दरवाजे के सामने थे। रुद्राक्षी बिना शोर किए प्राइवेट रूम से बाहर चली गई थी। यह 18वीं मंजिल थी। वॉशरूम से बाहर आने से पहले उसने इस कमरे के अंदर कैमरा को टेम्परेरी से ब्लॉक करने के लिए अपने कंप्यूटर का उपयोग कर किया था। जैसे ही वह बाहर भागी उसने काले कपड़े पहने 2 बॉडीगार्ड को अपनी ओर आते देखा। वे महज 7 फीट की दूरी पर थे। रुद्राक्षी ने अपनी कैप का किनारा नीचे खींच लिया और गाना गुनगुनाते हुए शांति से चलना शुरू किया। चैप्टर 67 हुआ इश चौधरी रूपाली से मिला हुआ है।
स्टेज पर रेहान और रूपाली एक अट्रैक्टिव पोज में खड़े थे। जैसे ही सॉन्ग शुरू होता है, वो दोनों उस गाने में थिरकने लगते हैं। दोनों ने ही अपने डांस को आकर्षित बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वही 3 लोग जज बने हुए थे, जिसमें से एक था पॉपुलर विक्रम रघुवंशी, जिसकी खुद की इंटरटेनमेंट कंपनी है, और दूसरे हैं मिस्टर रॉय, जो उस कॉलेज के हेड और प्रिंसिपल है, और तीसरी है रागिनी फालुन की टॉप डांसर म्यूजिक आर्टिस्ट, जिसे किसी की खूबी पहचाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। रूपाली रेहान का जैसे ही डांस खत्म होता है, वोटिंग की लाइनें लग जाती है। विक्रम रघुवंशी को वह बहुत अट्रैक्टिव लगता है, और वह भी अपनी वोटिंग दे देता है। अब बारी थी आखिरी परफॉर्मेंस की, वह थी जाह्नवी। वही जाह्नवी तैयार हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। राजवीर ने जाह्नवी को गले लगाते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, और हार जीत तो होती रहती है, इसलिए तुम अपनी जो भी परफॉर्मेंस देना, अपने दिल से देना, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हम तुम्हारे साथ फिर भी खड़े रहेंगे। चारू, जो आयुष सनाया के साथ थी, अचानक वह चेंजिंग रूम में आते हुए कहती है, जाह्नवी गड़बड़ हो गई। चारू की इतनी चिंतित भरी आवाज सुनकर जाह्नवी का दिल बैठ ही जाता है। जाह्नवी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, अब क्या सियापा हो गया? चारू, जाह्नवी के ऐसे बोलते ही राजवीर जाह्नवी के कंधे पर हाथ रख लेता है, जैसे वह उसे सांत्वना दे रहा हो। आरुष आगे आते हुए कहता है, रितेश चौधरी ने धोखा दिया है। फ्लैशबैक, कुछ समय पहले सनाया और चारू आरुष जाह्नवी को मिलने आ रहे थे, लेकिन वह गलती से रूपाली के रूम के बाहर रुक जाते हैं, जिसके उनके दरवाजे खोलने से पहले अंदर से आवाज आती है, आज उस जाह्नवी को सबक मिल जाएगा। वो बहुत उड़ रही थी कि मेरी दोस्त रुद्राक्षी शर्मा है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन जब उसके साथ डांस करने वाला पार्टनर ही नहीं आएगा, तो डांस किसके साथ करेगी? आज ऐसी बेइज्जती होगी सभी के सामने कि वह द्वारा मुझे जवाब देने की हिम्मत नहीं होगी। तभी एक और आवाज आती है, वह थी रितेश चौधरी की। वह हंसते हुए कहता है, उस जाह्नवी को क्या लगा? मेरी जो बेइज्जती चारू और उस जाह्नवी की वजह से हुई है, मैं भूल जाऊंगा, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आगे आगे देखो मैं कैसे इन तीनों को बर्बाद करता हूँ। फ्लैशबैक एंड सारी बात सुने के बाद जाह्नवी के चेहरे पर गुस्से के भाव आ जाते हैं। वह गुस्से से कहती है, इस कमीने पर मुझे पहले से ही शक था, अब मैं क्या करूं? तभी स्टेज पर जाह्नवी का नाम अनाउंस होता है, जिसे सुनकर उन सभी के चेहरे चिंतित हो जाते हैं। राजवीर अपने चेहरे पर सीरियसनेस लाते हुए कहता है, अब सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर सभी राजवीर की तरफ देखकर कहते हैं, राजवीर सर वह क्या है? जिस पर राजवीर सर अपना प्लान बताते हैं, जिसे सुनकर उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सी मेडिकल कॉलेज के एक रूम में आयशा राहुल के साथ थी। वह आंसू बहाते हुए कहती है, राहुल उस दिन जो भी हुआ, वह सब सिर्फ कहानियां हैं। मेरा उस लड़के से कोई वास्ता नहीं है, वह सिर्फ मेरे पीछे पड़ा था और मुझे धमकी देता रहता था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दी थी, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। राहुल। राहुल जो इतनी देर से अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन बनाए हुए था, उसका चेहरा पिघल जाता है, जिसे देख आयशा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। राहुल आयशा को गले लगाते हुए कहता है, मैं मॉम डैड से बात करूंगा, लेकिन इस समय हमारी कंपनी लॉस में है। शेखावत फैमिली ने रस्तोगी फैमिली के साथ लगाए सारे पैसे वापस मांग रहे हैं, जिसके साथ ही हमारे बिजनेस के कई सारे पार्टनर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। आयशा राहुल की बात सुनकर चौंक जाती है। वह अपने चेहरे पर नाराजगी के भाव छुपाते हुए कहती है, लेकिन तुम्हारी कंपनी तो एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली थी, जिसके बाद तुम्हारा परिवार 20 परिवार के रईसों के बीच में आ जाएगा। राहुल आयशा की बात सुनकर कहता है, मिलने वाला था,
लेकिन वह भी सिखावत फैमिली को मिल गया। हमारा बिजनेस खत्म होने के कगार पर है। अगर तुम्हारी फैमिली हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो हम वापस वह मुकाम हासिल कर सकते हैं। आयशा जैसे ही राहुल की बात सुनती है, उसकी आंखें फड़फड़ाने लगती है। वह कहती है, हाँ मैं डैड से बात करूंगी। अगर हम तुम्हारी मदद कर सके तो जरूर करेंगे। आयशा की बात सुनकर राहुल उससे खुशी से गले लगा लेता है। थैंक्स जान, हमारी इतनी हेल्प करने के लिए। वही दूसरी और रुद्राक्षी गाना गुनगुनाते हुए शांति से चलना शुरू करती है। बॉडीगार्ड ने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वे एक दूसरे के पास से गुजरे तो उनमें से एक ने कहा, रुको। रुद्राक्षी ने चलना बंद कर दिया। उसकी कैप के नीचे उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी। उसकी उंगलियां के बीच सुई की नोक से खतरनाक चमक निकल रही थी। उसने धीरे से कहा, क्या बात है? थड थड चमड़े के जूते जमीन से टकरा रहे थे, क्योंकि बॉडीगार्ड ने उसकी ओर लगातार कदम बढ़ाए। रुद्राक्षी की आंखें और भी ठंडी हो गई। जैसे ही वह उन पर हमला करने वाली थी, उनमें से एक बोला, मिस आपने अपना कार्ड गिरा दिया। रुद्राक्षी ने राहत की सांस ली और बॉडीगार्ड के हाथ से कार्ड लेने के लिए मुड़ी। थैंक यू। उसने अपनी कैप उतार दी और उन्हें देखकर प्यारी सी मुस्कान दी। उसका मेकअप हैवी था, लेकिन वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। आखिर क्या है राजवीर का जाह्नवी को जिताने का प्लान? और क्या रुद्राक्षी की पहचान उजागर हो जाएगी? चैप्टर 68 एल रुद्राक्षी की लोकेशन का पता चलना। दोनों बॉडीगार्ड दंग रह गए और वे उसे अचंभित होकर देखते रहे। वे केवल उसके चमकीले लाल होठों को हिलते हुए देख सकते थे, लेकिन सुन नहीं सकते थे कि उसने क्या कहा। उनकी आंखों के ठीक सामने रुद्राक्षी धीरे धीरे कोने में गायब हो गई। बॉडीगार्ड जगह पर बन रहे अभी भी एल खाली और एनफॉक्सड एक्सप्रेशन के साथ उसकी दिशा में घूर रहे थे। 3 मिनट बाद उन्हें होश आया। हम क्या करने वाले थे? उनमें से एक ने पूछा। विकी ने हमें किसी को ढूंढने के लिए कहा। चलो चलते हैं, उसके साथी ने कहा। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्हें हिप्नोटाइज किया गया था। रुद्राक्षी मासूम लोगों को तब तक चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी जब तक कि बिल्कुल जरूरी न हो। वह अपने कर्ट अपीयरेंस में 24वीं मंजिल पर सर्विलांस कैमरों में दिखाई दी थी। अब जबकि वह 16वीं मंजिल पर थी, वह किसी के द्वारा देखे जाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। इसलिए वह केवल बॉडीगार्ड को हिप्नोटाइज कर सकती थी। जल्द ही उसने एल को एक गोदाम में पाया। एक लगभग मर चुका था। जब उसने उसे गोदाम के कोने में बैठा पाया, शोर सुनकर एल ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और उस पर निशाना साधा। ये मैं हूं। वह तेजी से एल की मदद के लिए दौड़ी। एल की छाती से खून बह रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अगर तुम जल्दी नहीं आती तो मैं मर जाता। जल्दी करो और मुझे यहां से निकालो। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए रुद्राक्षी ने कुछ भी लापरवाह करने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत उसे गोदाम से बाहर निकालने में मदद की, रास्ते में आने वाले सभी लोगों को हिप्नोटाइज करते हुए। सौभाग्य से वह केवल 3 या 4 लोगों से मिली। उसके पास और लोगों को हिप्नोटाइज करने की शक्ति नहीं थी। जब वे उस कमरे में पहुंचे जहां से वह आई थी, तो उसने देखा कि कपल अभी भी सेक्स कर रहे थे। जब एल इतनी बुरी तरह से घायल हो गया था, तो उन्होंने शोर नहीं मचाया था, इससे पहले कि कपल कुछ समझ पाता। रुद्राक्षी ने अपने हाथों से उन्हें पीछे से पटक दिया। उसने बाथरूम में एल की मदद की। अचानक उन्हें बाहर से एक तेज और क्लियर आवाज सुनाई दी। हर कमरे को एक एक करके जांचो। रुद्राक्षी के कानों में आवाज कुछ जानी पहचानी सी थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि वह इस समय कौन था, और उसके पास इस बारे में सोचने का समय नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना कि कोई प्राइवेट रूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, जिसमें वे थे। रुद्राक्षी तुरंत एल के साथ कूद गई। उसके और एल छलांग लगाने के ठीक बाद प्राइवेट रूम का दरवाजा खुल गया। विकी, वे लोग बेहोश हैं। विकी 2 नग्न लोगों पर नजर डाली और उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उसने वॉशरूम के दरवाजे की ओर ठंडेपन से देखा।
फर्श पर खून पड़ा देख वह तेजी से अंदर भागा। अपने पीछे कदमों की आहट सुनकर रुद्राक्षी की आंखें ठंडी हो गई। उसने पीछे मुड़कर उनके सामने वाली इमारत को देखा। दोनों के बीच करीब 7 फीट की दूरी थी। नीचे देखते हुए यह जमीन के लिए एक लंबा रास्ता था। अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करते हुए उसने एक हाथ में एल और दूसरे में तार पकड़ लिया। वह अपने पंजों के बल जोर से कूदी अपोजिट डायरेक्शन में उछली। नीचे गिरते समय उसने तेजी से तार को बाहर निकाला। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने कुशलता से तार को इमारत के ऊपर फेंक दिया। तब तक विकी लात मारकर वॉशरूम का दरवाजा खोल चुका था। रुद्राक्षी ने जाते समय खिड़की बंद कर दी। विकी ने शीशा तोड़ा और बाहर देखा। बाहर कुछ भी नहीं था। रुद्राक्षी पहले ही पलट चुकी थी और एल के साथ अपोजिट बिल्डिंग में एंटर कर चुकी थी। 3 मंजिल नीचे एक डिपार्टमेंटल स्टोर था। नीचे देखते ही विकी की आंखें ठंडी हो गई और फर्श पर खून देखा। अपने सामने वाली इमारत को देखते हुए विकी जल्दी से वॉशरूम से बाहर चला गया। काले कपड़ों में बॉडीगार्ड्स का एक ग्रुप उसके पीछे पीछे चल रहा था। विकी ने उन्हें इशारा किया, अपोजिट बिल्डिंग में जाओ। विकी ने उन्हें इशारा किया, अपोजिट बिल्डिंग में जाओ। विकी अपोजिट बिल्डिंग की तलाशी के लिए 100 से ज्यादा लोगों को ले गया। एल अब और नहीं रुक सका। बस थोड़ी देर रुको एल, हमें पहले यहां से निकलना होगा। आरआर के आदमी बेवकूफ नहीं थे। वे जरूर उनके छिपने की जगह की जांच करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी कदमों की आहट सुनी थी। ठीक है, मैं फिलहाल नहीं मरूंगा। एल कमजोर था। उसका हाथ जो उसकी छाती को ढक रहा था, उसमें से खून टपक रहा था। करीब 5 मिनट तक कोने में छिपे रहने के बाद रुद्राक्षी ने अपने हाथ में लिए तार को बाहर फेंक दिया। उसने इसे रंगमंच एंटरटेनमेंट क्लब की सबसे ऊपरी मंजिल पर लटका दिया और एल को फिर से वहां ले गई। इस बार वह 16वीं मंजिल के बजाय 24वीं मंजिल पर चली गई। वह अपने बुक किए कमरे में जा रही थी। एल को अंदर ले जाने के बाद रुद्राक्षी ने उसे वॉशरूम में डाल दिया। वह फिर बाहर गई और 10 मिनट बाद आदमियों के कपड़ों का एक सेट लेकर लौटी। उसने तेजी से एल के कपड़े बदले। इस बीच रुद्राक्ष अभी अभी रंगमंच एंटरटेनमेंट क्लब पहुंचे थे। जब उसने विकी को फोन किया तब भी वह अगले दरवाजे के डिपार्टमेंटल स्टोर में संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि विकी को याद था कि एल ने क्या पहना था। रुद्राक्ष का फोन आने के बाद विकी ने तुरंत उसे बताया कि क्या हो रहा है। तुम कहाँ हो? रुद्राक्ष ने पूछा। मैं डिपार्टमेंटल स्टोर में उसे ढूंढ रहा हूँ। उसके पास मदद है, विकी ने जवाब दिया। तुम अपने सभी आदमियों को वहां ले गए? रुद्राक्ष की आंखें कोल्ड थी। हाँ, बेवकूफ, उनमें से आधे को वापस आने के लिए कहो, रुद्राक्ष ने कोल्ड टोन में कहा। उसने कार का दरवाजा पटक दिया, लिफ्ट की और भागा और 16वीं मंजिल के लिए बटन दबाया। सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह भी थी। उसने एस्पिरियांश किया कि एक इतनी चालाक थी। रुद्राक्ष के लिए इतना बेवकूफ होना इम्पॉसिबल था कि वह सीधे अपोजिट डायरेक्शन में भाग गए। वह अच्छी तरह से तैयार था। इमारत के अपोजिट डायरेक्शन में अनगिनत सर्विलांस कैमरे थे। भले ही एक के पास चार्ज की मदद हो, सभी मॉनिटरिंग रूम को खोजने और उन्हें इतनी जल्दी ब्लॉक करने का कोई तरीका नहीं था। रुद्राक्ष को बेवकूफ कहते हुए सुनकर विकी हैरान रह गया। उसने केवल अगले सेकंड में रिएक्ट किया, नकुल, तुम यहां अपने आदमियों के साथ रहो और ढूंढते रहो। दूसरे मेरे पीछे पीछे आओ। रुद्राक्ष 16वीं मंजिल पर गया और एक एक करके सर्विलांस कमरों की जांच की। उन्होंने अपने आदमियों को क्लब को बंद करने और किसी को भी एंटर करने या छोड़ने से रोकने का ऑर्डर दिया। उन्होंने क्लब के हर फ्लोर पर सभी सर्विलांस फुटेज की जांच करने का ऑर्डर दिया। जिस किसी का चेहरा नहीं देखा जा सकता था, उसकी सूचना देनी होगी। रुद्राक्ष के आदमी बहुत कुशल थे। उन्हें कुछ ऐसे लोगों का पता लगाने में देर नहीं लगी जिनके चेहरे सर्विलांस वीडियो में नहीं देखे जा सकते थे। उनमें से 4 थे, सभी 13वें, 17वें, 19वें और 24वें फ्लोर पर दिखाई दे रहे थे।
रुद्राक्ष एक कमरे में गया और 24वीं मंजिल पर केवल प्राइवेट रूम में बाहर की ओर एक खिड़की थी। विकी उसके सामने आया ही था कि रुद्राक्ष ने ठंडेपन से कहा, 24वीं मंजिल पर कमरा नंबर 31, उन्हें रोको। एल के कपड़े बदलने के बाद रुद्राक्षी ने उसे क्लब से बाहर लाने का फैसला किया। वे वॉशरूम में छिपे थे। बाहर जाने से पहले उसने अपनी घड़ी निकाली और उसे एक कंप्यूटर में बदल दिया और इमारत के अंदर सर्विलांस कैमरों को हैक करने के लिए तैयार थी। अचानक कंप्यूटर ने एक बीप बजाया। उसने सदमे में पूरी स्क्रीन पर रेड डॉट को देखा। ये रोनाल्ड था। उसने इस इमारत के लिए पहले से ही घुसपैठ रोधी प्रोटेक्शन सेटअप कर रखा था। जिस समय रुद्राक्षी ने सिक्योरिटी सिस्टम को हैक किया, बदले में उसे ट्रैक किया जा रहा था। उसने एक कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपनी आंखें सिकोड़ी ली और टाइप करना शुरू कर दिया। इस बीच रोनाल्ड एक्साइटमेंट से परे था। उसने आखिरकार एक बार में वेकेन की पुछ पकड़ ली थी। बॉस, मुझे 100% यकीन है कि ए और वेकेन क्लब की 24वीं मंजिल के रूम नंबर 3 में है। रुद्राक्ष पहले से ही अपने आदमियों के साथ कमरा 3 की ओर जा रहा था। रोनाल्ड के जवाब ने पहले ही उसके अनुमान की कंफर्म कर दिया था। दूसरी ओर सी मेडिकल कॉलेज में रूपाली रितेश चौधरी गुस्से से मंच को घूरते हुए कहते हैं, सीट, ऐसा कैसे हो सकता है? राजवीर सर इस जाह्नवी के साथ कैसे डांस कर सकते हैं? तभी रिहान की आवाज आती है, क्योंकि सबको पता है जाह्नवी के साथ डांस करने वाला पार्टनर नहीं है, इसलिए उसने राजवीर सर से हेल्प मांगी। रिहान की बात सुनकर रूपाली अपने चेहरे के एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहती है, रिहान बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐसे तो जाह्नवी बिना मेहनत किए जीत जाएगी। ये सब रूपाली ने अपने दांत पिसते हुए बोला था। रिहान स्टेज पर डांस को देखते हुए बोलता है, लेकिन उसके पास तुम्हारी और आयशा की तरह फॉलोअर नहीं है, तो उसके जीतने की बात तो दूर जाती है। राजवीर जो बहुत अच्छा डांसर था और जाह्नवी भी कोई कम नहीं थी। उन दोनों ने स्टेज का माहौल ऐसा बनाया था जिसमें दो पागल प्रेमी अपने प्यार में खोए हुए हैं। उसके डांस को देखकर सभी लोग इम्प्रेस हो गए थे। जैसे ही डांस खत्म होता है, पूरे प्रिलिमिनरी में तालियों और प्रशंसा की गूंज गूंज उठी है, जिसे राजवीर और जाह्नवी, जो एक दूसरे में खोए हुए थे, होश में आते हैं तो उन दोनों की नज़र चारों आयुष सनाया पर जाती है, जो कि स्टेज के पीछे खड़े होकर उन्हें सामने देखने के लिए इशारा कर रहे थे। उनके कहने पर जाह्नवी नर्वस राजवीर का हाथ पकड़कर सामने देखती है तो उसकी आंखें शोकत से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि उनकी वोटिंग सबसे ज्यादा थी। यहां तक कि रागिनी फालुनकी और विक्रम रघुवंशी दोनों ने ही उन्हें फुल वोटिंग दी। रघुवंशी ने जाह्नवी को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। वही रूपाली गुस्से से ये सब नज़ारा देखकर कहती है, ये कैसे हो सकता है? उसके पास इतनी वोटिंग कैसे आ सकती है? रिहान, जिसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, वह कहता है, तुमने सही कहा, यहाँ पर कोई है जो जाह्नवी की मदद कर रहा है, ऐसा जो हैकिंग में अच्छा हो। जिस पर रूपाली सोचते हुए कहती है, क्या वह रुद्राक्षी का दोस्त हो सकता है? रुद्राक्षी और रिया के मैच के बारे में सोचते हुए रूपाली कहती है, हाँ, वही है जो मुझे हर वक्त हराना चाहती है। रिहान सोचते हुए कहता है, हाँ, ऐसा हो सकता है। वह इन सभी मैटर में बहुत मिस्टीरियस है। वह मिस्टर रॉय को भी जानती है। रूपाली अपने चेहरे पर से बनावटी नकाब को छुपाते हुए कहती है, रिहान, आखिर रुद्राक्षी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं है। रिहान कुछ सोचने का नाटक करते हुए कहता है, क्या पता उसे तुम्हारी पोजीशन चाहिए हो, इसलिए वह ये सब कर रही है। रिहान की बात सुनकर रूपाली का चेहरा काला पड़ है। आखिर क्या रुद्राक्षी बचा पाएगी एल को? चैप्टर 69, रिहान को पीछा करना। एल फर्श पर बैठा था, सांस के लिए हाफ रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ होता देख रुद्राक्षी बेफिक्र हो गई। एल, थोड़ी देर और रुको, हमें घेरा जा रहा है। कोड की लाइंस ने कंप्यूटर स्क्रीन को भर दिया
और उसकी पतली सफेद उंगलियां ने और भी तेज स्पीड से टाइप किया। कंप्यूटर ने एक बार फिर अलार्म में बीप की। डैम इट! रुद्राक्षी ने कोसा। इतने जरूरी समय में रोनाल्ड का सामना करना कितनी बदकिस्मती की बात है। ये क्लियर था कि रोनाल्ड तैयार होकर आया था। रुद्राक्ष पहले ही 24वीं मंजिल पर पहुंच चुका था। उसके पीछे विकी था। जब वे रूम नंबर 3 के सामने पहुंचे तो विकी ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। बॉस, दरवाजा बंद है, विकी ने धीरे से कहा। वॉशरूम में एल ने अपने शरीर को सहारा दिया और कहा, बेबी भागो, वे यहाँ है। रुद्राक्षी अकेली होती तो आसानी से निकल जाती। उसने एल को नजरअंदाज किया। उसकी सुंदर आंखें ठंडी थी और उसने हेर्नांडेज स्पीड से टाइप किया। बेशक वह जानती थी कि वे कहाँ थे। बाहर का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। वही रुद्राक्षी की पतली उंगलियां आखिरकार रुक गई और उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। एक सेकंड बाद रंगमंच एंटरटेनमेंट क्लब के हर कंप्यूटर में सभी सर्विलांस फुटेज और डेटा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पूरे बिल्डिंग की बिजली काट दी गई, जिससे वह बिल्डिंग अंधेरे में डूब गई। चारों तरफ हो रहे शोर को सुनकर रुद्राक्षी हंस पड़ी। ये तो अच्छा हुआ कि देर रात हो गई। अचानक बिजली गुल होने से रूम नंबर 3 में भाग रहे लोगों में अंधेरा छा गया। विकी ने तुरंत रुद्राक्ष से कांटेक्ट किया और कहा, बॉस बी केयरफुल। अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना रुद्राक्ष सीधे वॉशरूम की ओर भागा और दरवाजा खोल दिया। रुद्राक्षी ने एल को उठाया और उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। जैसे ही दरवाजा खोला गया वह बाथरूम की खिड़की से कूद गई। ये 24वीं मंजिल थी। जब रुद्राक्ष अंदर भागा तो उसने देखा कि अंधेरे में एक परछाई चल रही थी। उसने खिड़की की ओर कदम बढ़ाया और नीचे देखा। एक फिगर इमारत से नीचे गिर रही थी, जैसे कि वह आत्महत्या कर रही हो। रुद्राक्ष की आंखें कोल्ड थी और एक की बहादुरी ने उसे पूरी तरह हैरान नहीं किया, लेकिन ए को लगा कि यहां से भाग जाना काफी है। ए को गिरफ्तार करने के लिए नीचे वालों को इन्फॉर्म करो। रुद्राक्षी मरने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर विकट परिस्थितियां न होती तो वह एल के साथ 24वीं मंजिल से नहीं कूदती। उसकी कलाई के मुड़ने से एक तार बाहर निकला और दीवार में घुस गया, जिससे उसका तेजी से गिरना रुक गया। वह दर्द से कराह उठी। अगर वह धीमी न होती तो वह अपना हाथ तोड़ देती। हालांकि अगर उसका हाथ नहीं टूटा तो भी उसे ठीक होने में कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। वे जमीन से करीब 15 फुट दूर हवा में लहराए। कुछ सेकंड बाद रुद्राक्षी ने धीरे से तार को ढीला किया और जमीन पर आ गिरी। जिस मिनट वे जमीन पर गिरे, काले रंग के कपड़े पहने बॉडीगार्ड का एक ग्रुप रंगमंच एंटरटेनमेंट क्लब के एंट्रेंस से बाहर निकल आए। इससे पहले कि रुद्राक्षी अपनी सांस रोक पाती वे लोग दौड़ पड़े। वह अभी भी एल के साथ थी। ये नायक की भूमिका निभाने का समय नहीं था। उसने उनका आमना सामना नहीं किया। एक बार जब उसने उन तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति को लात मारी तो वह मुड़ी और एल को अपनी पीठ पर बिठाकर भाग गई। वह इस गति से दौड़ी जिसका उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया था, और तेजी से बॉडीगार्ड को बहुत पीछे छोड़ दिया। हालांकि उन लोगों ने हार नहीं मानी और तेजी से उनका पीछा करने लगे। एक आदमी पानी पीने के लिए अपनी बाइक से उतर रहा था। रुद्राक्षी की आंखों में चमक आ गई और वह तुरंत एल के साथ बाइक पर कूद पड़ी। बाइक सवार चिल्लाया, चोर! बाइक के पैरों के सामने एक काट गिरा। रुद्राक्षी की आवाज कर्कश और ठंडी थी। जैसा उसने कहा, 2,53,525। बाइक हरकत में आई और निकल गई। बाइक सवार ने तुरंत जमीन पर पड़े कार्ड को उठाया और देखा कि यह एक बैंक कार्ड था। उसका मन हैरानी और घबराहट से गूंज रहा था। उसे उस महिला का खूबसूरत चेहरा याद आया जब उसने उसकी ओर तिरछी नजर डाली। उसने अपनी धड़कती छाती को ढक लिया और बड़बड़ाया, मैं मुझे लूट लिया गया। मैं बहुत खुश हूं। सड़क पर बाइक की गर्जना गूंज उठी। जब रुद्राक्षी एल को अपने पीछे ले जा रही थी, बाइक बिजली की तरह तेज थी, लेकिन इसने किसी कार को टक्कर नहीं मारी या सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी इफेक्ट नहीं किया। बाइक इतनी तेज थी कि जब तक दूसरों को पता चलता कि क्या हो रहा है, वह पहले ही आंखों से ओझल हो चुकी थी।
बाइक की रफ्तार ने रुद्राक्षी के लंबे बालों को हवा में लहराते हुए भेज दिया, जिससे उसका खूबसूरत चेहरा सामने आ गया। रेहान दोस्त के साथ मजाक कर रहा था जब उसने देखा कि एक बाइक उसके पास से गुजर रही है। उसकी आंखें सदमे से भर गई। क्या वह एक लड़की थी जो इतनी तेज बाइक चला रही थी? रेहान को चेहरा क्लियर नहीं दिखा, लेकिन उसे लगा जैसे उसने उसे कहीं पर देखा है। बिना कुछ बोले रेहान ने बाइक स्टार्ट की और उसका पीछा किया। उसने अपनी स्पीड भी चरम पर बढ़ा दी। रुद्राक्षी ने पहले ही आरआर के आदमियों से छुटकारा पा लिया था, लेकिन रियर व्यू मिरर से उसने देखा कि एक बाइकर उसका पीछा कर रहा है। आईब्रो उठाकर उसने खिल्ली उड़ाई और मैक्सिमम स्पीड से राइड करना शुरू कर दिया। ये देखकर कि उसकी स्पीड तेज हो गई है, रेहान ने भी अपनी स्पीड बढ़ा ली। बदकिस्मती से वह अंत में उससे हरा नहीं सका। वह उसने जितना बोल्ड नहीं था। वह सुंदर बाइकर तेजी से चलती रही, जैसे वह अपने जीवन के लिए लड़ रही हो। उसके बगल में एक विशाल बस थी और दोनों गाड़ियों के बीच बहुत कम जगह थी। बाइक की चौड़ाई को एडजस्ट करने के लिए काफी जगह थी। उसने न केवल स्पीड को ही धीमा किया, बल्कि उसने गैस पेडल पर और मजबूती से पैर रखा। बाइक झटके से उछल पड़ी। ये रोमांचकारी पल था। रेहान केवल उसकी सुरक्षा के लिए घूर सकता था और चिंता कर सकता था। उसे डर था कि उसका पीछा करने के कारण वह एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी। लेकिन रुद्राक्षी इतनी आसानी से मुसीबत में कैसे पड़ सकती है? उसकी राइडिंग स्किल लंबे समय से परफेक्ट हो चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई पकड़ में नहीं आ रहा था। ये जानकर कि उसने अपने पीछा करने वाले को हिला दिया था, वह एल के साथ वापस चली गई। उसकी डेस्टिनेशन एल का घर था। रुद्राक्षी की लापरवाही करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना कंप्यूटर निकाला और एल के घावों से निपटने से पहले जिन सड़कों से वह गुजरी थी, उन सभी सर्विलांस फुटेज को मिटा दिया। काम करते समय वह बहुत सतर्क रहती थी। चैप्टर 70 फिर से वह प्रतिलिमार। रुद्राक्षी काम करते समय वह बहुत सतर्क रहती थी। वो बहुत बुरी हालत में था। रुद्राक्षी ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसके हाथ में खंजर एक ठंडी चमक दे रहा था। उसके घाव को डिसइंफेक्ट करने के बाद उसने एल के पीले चेहरे को देखा और उसे कम्फर्ट देने की कोशिश की। रुको, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एल कमजोर लग रहा था। तुम जो चाहो करो। एफसी के रुद्राक्षी ने पहले ही अपने खंजर से उसका सीना काट लिया था। एल को इतना दर्द हुआ कि उसकी सांस फूलने लगी। उसके चेहरे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थी। रुद्राक्षी ने इम्प्रेसिव स्पीड के साथ काम किया। उसने शांति से बुलेट का पता लगाया और उंगली के तेज घुमाव से उन्हें बाहर निकाला। अगर कोई और एल की मदद कर रहा होता तो यह एक धीमी और दर्दनाक प्रोसेस होती, लेकिन रुद्राक्षी के साथ दर्द कुछ ही सेकंड तक रहा। घाव को साफ करने के बाद रुद्राक्षी ने बिल्डिंग को रोकने में मदद करने के लिए उसे कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी पिल दी और फिर घाव को धुंध में लपेट दिया। उसने फिर एक और एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन को उसकी बाह में इंजेक्ट किया। एल के इतने खराब शेप के साथ रुद्राक्षी जानती थी कि वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकती। उसने अपने हॉस्टल फोन किया और अपनी चारू जाह्नवी को बताया कि वह एक दोस्त के घर रात रुकने वाली है। चारू और जाह्नवी ने रुद्राक्षी की प्राइवेसी का सम्मान किया। आखिर चारू जाह्नवी दोनों ही जानती थी कि वह शादीशुदा है, इसलिए उसे फ्रीडम की पूरी जरूरत थी। अगले दिन उसका मैच था। उस रात जैसा कि रुद्राक्षी ने आशंका जताई थी, एल को बुखार हो गया। रुद्राक्षी दिन के उजाले तक उसे देखती रही। यह एक तेज बुखार था और उसने एल के टेम्परेचर को कम रखने के लिए ठंडे तौलिए और आइस्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करने के अलावा किसी भी दवा से उसके शरीर को भर दिया। वह उस रात बमुश्किल एक पलक सोई। सौभाग्य से एल सुबह थोड़ा बेहतर दिख रहा था। उसे कुछ देर सोने देने के बाद रुद्राक्षी उसे एक हल्का थप्पड़ दिया। थप्पड़ ने एल को जगा दिया और उसने रुद्राक्षी को अविश्वास से देखा। क्या तुम एक घायल बीमार व्यक्ति को ऐसा ट्रीट करती हो? नाश्ता टेबल पर है, मैं अब निकल रही हूँ। मेरा मैच शुरू होने वाला है।
एल उसे डांटने के लिए तैयार हो रहा था। उसने उसकी आंखों के नीचे काले बैग देखे। तुम कल रात सोए नहीं। रुद्राक्षी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक का निशान था। अगर मैं सो जाती तो तुम जिंदा नहीं बचते। एल टच हुआ। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी दिल है। क्या तुम्हें लगता है कि इस बार रुद्राक्षी के साथ मेरा मैच होगा? फाइटिंग वेन्यू के अंदर खड़े होकर आयशा ने घबराते हुए रूपाली से यह सवाल किया। जब से अक्षय ने कहा कि रुद्राक्षी और रूपाली से ज्यादा ताकतवर फाइटर है, आयशा का आत्मविश्वास डगमगा गया था। अक्षय जैसे होनहार स्किल्स प्रोवाइड की बातों पर कैसे भी शक नहीं किया जा सकता। रूपाली के चेहरे पर एक कोल्ड एक्सप्रेशन थे। उसने आयशा की ओर तिरछी निगाहों से देखा। कौन परवाह करता है कि तुम किसके खिलाफ मैच कर रही हो? क्या हम उससे डरते हैं? आयशा रुद्राक्षी से बिल्कुल नहीं डरती थी, लेकिन वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि रुद्राक्षी और अक्षय के बीच एक इम्प्रॉपर रिलेशनशिप है। रूपाली का मतलब यह था कि अक्षय ने जो कहा वह कहा क्योंकि वह पक्षपाती था। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि रुद्राक्षी उससे बेहतर है। आयशा को शक हुआ, लेकिन रूपाली, हम पहले से ही जानते हैं कि रुद्राक्षी ने रिया को हराया, और उसने उसे सिर्फ पीटा ही नहीं, उसने उसे निकाल दिया। वह रिया है। रूपाली ने आयशा को बीच में रोका। क्या तुम सच में रिया की तुलना हमसे कर रही हो? क्या तुम नहीं भूली हम शर्मा परिवार के सितारे हैं? रूपाली की कोल्ड टोन ने रीता को सर्द कर दिया। मुझे पता है तुम सही हो। तभी दरवाजे पर भगदड़ मच गई। रुद्राक्षी को वेन्यू में एंटर करते देखने के लिए बहनों की आंखों ने शोर का पीछा किया। चूंकि रुद्राक्षी ने रिया को हरा दिया था और वह एक बेहद खूबसूरत लड़की भी थी, वह जहां भी जाती थी सबका ध्यान खींचती थी, इसलिए नेचुरली उसके आवे से दर्शकों में खलबली मच गई। अतीत में इस तरह का रिएक्शन केवल रूपाली के लिए रिजर्व्ड है, लेकिन अब ये किसी और के लिए रिजर्व था। रुद्राक्षी को अपनी ओर चलते देख रूपाली ने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी आईब्रो भींच ली। वह उसका रास्ता काटते हुए रुद्राक्षी के पास चली गई। आयशा उसके पीछे पीछे चल दी। रुद्राक्षी, मैं देख रहा हूं कि तुम आ गई हो, रूपाली ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्राक्षी को रूपाली की मोटी चमड़ी की तारीफ करनी पड़ी। बेशक मैं आ गई हूं। अगर मैं नहीं आई होती तो आप अभी हलूसिनेट होती। रूपाली को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो। कुछ दर्शकों को रुद्राक्षी की सास पसंद नहीं आई। रुद्राक्षी, रूपाली बस तुम्हें हेलो कहना चाहती थी और तुमने उसे रूड रेस्पॉन्स दिया। रुद्राक्षी ने भीड़ में देखा और देखा कि जो बोली थी वह एक छोटी सी लड़की थी। उसकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। चारों ने लड़की की तरफ देखा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जाह्नवी ने ज्यादा सीधे बात की। तुम मेरी दोस्त को सिखाने वाली कौन होती हो? अन्नू को नहीं पता था। वह शालिनी के साइट लेने मैं इतनी बिजी हो गई कि उसने ध्यान नहीं दिया कि वह चारू जाह्नवी है। ये देखकर उसके पैर कांपने लगे। रुद्राक्षी की भी नजर अनु पर भी जम गई। उसे याद आया कि कैसे अनु और टिना ने कैसे कैसे उन्हें मोनोपोलाइट किया। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।